हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। समझिए कोर्ट क्या क्या प्रोसेसेस करती है इस बात को कंपेल करने के लिए कि विटनेस या एक्यूज को कोर्ट तक बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए? जिसके खिलाफ केस चलाना है, ऑडी आल्टरम पार्टम पहले अप्लाई हो जाएगा। नोबडी शैल बी पनिश्ड अनहर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, बिना सुनवाई का मौका दिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है वो इंसान अवेलेबल तो होना चाहिए। ट्रायल चालू करने से पहले 207 की कंप्लायंस होती है। सीआरपीसी ने साफ लिख रखा है एफआईआर की कॉपी, 161 के बयानों की कॉपी, चालान की कॉपी सब कुछ दो और उसके बाद ट्रायल चालू करो ताकि एक्यूज को समझ में आए एक्यूजेशन स्पेसिफिकली है क्या। समझ में आया? तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कैसे काम करना है, कैसे कंपेल करनी है अपीयरेंस, उसके लिए चैप्टर बनाया चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन, चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स, चैप्टर 7। ओके, आज हम चैप्टर 6 करने जा रहे हैं जो शुरू हो जाता है 61 सेक्शन से। और दो मेन जो मेजर प्रोसेसेस हैं वो है समन्स और वारंट्स। क्या सिर्फ दो ही है? नहीं, समन वारंट के बाद आता है प्रोक्लेमेशन, ठीक है, एज एब्सकॉन्डर, ठीक है जी, वेयर अ वारंट फेल्स टू टेक। अगर वारंट निकालने के बावजूद भी मजिस्ट्रेट बाद भी पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर पाई किसी एक बंदे को, तो प्रोक्लेमेशन हो जाती है, ठीक है जी। और फिर भी नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी और फिर प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी। तो 5 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट: समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, ठीक है, अटैचमेंट और फिर डिस्पोज। याद रहेगा ये प्रोसेस है। और समन केस और वारंट केस दो तरह के केस होते हैं। 2 साल से कम पनिशमेंट है तो समन केस, 2 साल ज्यादा पनिशमेंट तो वारंट केस। समन केस में पहले समन ही भेजना होता है, वारंट केस में मर्जी है पहले समन भी भेज सकते हैं और पहले वारंट भी। वारंट क्या है? ऑर्डर टू पुलिस टू अरेस्ट दैट पर्सन एंड प्रोड्यूस दैट पर्सन इन कोर्ट। समन क्या है? ऑर्डर टू द एक्यूज्ड और विटनेस टू कम टू द कोर्ट ऑन अ स्पेसिफिक डे एंड अ स्पेसिफिक टाइम। इन सबका जो फॉर्म दिया हुआ है वो फॉर्म 2 में दिया हुआ है। सीआरपीसी का फॉर्म 2 नहीं, शेड्यूल 2 के फॉर्म्स में फॉर्म 1 से शुरू हुआ। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। ये देखिए जी आप लोगों के सामने I would like to share my screen with you people. ये देखिए डायग्राम द्वारा पहले मैं सब आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको समन्स के बारे में इन डिटेल और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इसके अगली चीज पर, वो है वारंट्स, उसकी डिटेल्स एक एक सेक्शन की गहराई में लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद प्रोक्लेमेशन, उसकी डिटेल्स, फिर अटैचमेंट और फिर आखिरी में अदर रूल्स जिसमें डिस्पोजल है वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, ओके फाइन। अब ये आ जाओ यहां पर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है समन्स, ठीक है जी। सबसे पहले समन्स को जो हम स्टडी करते हैं 2 हेड्स में स्टडी करते हैं और ये 2 हेड्स कौन से हैं? समन्स का मतलब और समन्स का मोड ऑफ सर्विस। एक नहीं कई तरह से समन्स सर्व होते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्विस आउटसाइड द लोकल लिमिट, सर्विस ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ये अमेंडमेंट्स भी आई है, ठीक है। फिर समन्स बाय पुलिस ऑफिसर, सर्विस ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, ये सब क्या है? मोड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। स्टार्ट, समझिए। अब इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल फॉर समन्स क्या है? पहला तो इट इज इशूड बाय कोर्ट।
इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, इट इज ऑलवेज इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब एक कॉपी दे देंगे और दूसरी कॉपी में साइन करा के कोर्ट में जमा हो जाती है, इस बात का सबूत के समन सर्व हो गए। क्लियर। इन डुप्लीकेट होता है साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट ने रूल्स बना रखे हैं कुछ और, तो उसके हिसाब से नहीं तो हमेशा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सिग्नेचर एंड सील ऑफ द कोर्ट भी होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, और क्या होना चाहिए, कंफर्मेशन, एड्रेस। ठीक है, कंफर्मेशन वर्ड मुझे सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे वैसे। ठीक है जी। और फिर डेट, टाइम, प्लेस ऑफ अटेंडेंस, कितने बजे आना और कितना नंबर कोर्ट में आना है, ये सब कुछ उसमें होता है। ठीक है जी। और ये सब कुछ एक बार आप देखिए कहां पर, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, नेम एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन समन्ड, समझ में आ गया, यानी कि इंफॉर्मेशन सन ऑफ आ गया। ठीक है, हरीश सन ऑफ दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, एड्रेस भी आ गया। क्लियर। ये सब कुछ कहां से पता चलता है, दो जगह से। जितने इंग्रेडिएंट्स निकाले गए हैं सेक्शन 61 में से निकाले गए हैं, ठीक है, या निकले हैं ये कहां से, ठीक है, जो फॉर्म 1, आप देखिए एक बार बेरक को, ये आ गया सीआरपीसी का बेरक। पहले 61 में से देखो, एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, शैल यानी मैंडेटरी होगा, इन राइटिंग होना चाहिए, इन डुप्लीकेट होना चाहिए, साइन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, सच अदर ऑफिसर जो हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। क्लियर। अब देखते हैं फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 40। ठीक है, और अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास का पेज। क्यों, तो 226 पेजेस है। ये आ गया फॉर्म नंबर 11 वारंट का, और ये आपके सामने आ गया फॉर्म नंबर 7, और ये आ गया फॉर्म नंबर 1। दिस इज फॉर्म नंबर 1। समन ऐसा होता है, पहले तो ये सेकंड शेड्यूल में दिया है, 194 नंबर पेज पे है ये। ठीक है जी। फिर फॉर्म नंबर 1, ठीक है, और साथ में एक और बात लिखी हुई है कि 476 को साथ में जरूर पढ़े। एक बार 476 तुमने ब्रेक से निकाल लो, और बाद में पहले इसको देख लेते हैं। समझो, सेक्शन 61 से रिलेटेड होता है समन टू एन एक्यूज्ड पर्सन। यहां पर किसके नाम का समन है, योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू अ चार्ज, या चार्ज बताया जाए। ठीक है, चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ थेफ्ट, सेक्शन बी। ठीक है, स्टेट शॉर्टली द ऑफेंस चार्ज, ये सीआरपीसी बेरक में दिया हुआ है। ठीक है जी। यू आर हियर बाय रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन और बाय प्लीडर एज द केस मे बी बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। ठीक है, नाम आ जाएगा ऑन 26th डे ऑफ मई 2021, जो भी डेट होगी। हियर इन फेल नॉट, ये ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है हियर इन फेल नॉट, कहीं फेल मत करना, क्योंकि अगर इसके बाद चाहे समन्स केस भी है तब भी वारंट इशू होगा। समझ में आया, कोर्ट का आदेश हम नहीं माना। कम्स डेट, मंथ, ईयर, सील ऑफ द कोर्ट, और यहां पर आएगा सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बिल्कुल जी। वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है हमेशा पुलिस को ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ये है वारंट, देख लो ये फॉर्म नंबर 2 में है, सेक्शन 61 से 69 संबंध है, 70 आ गया वारंट। यहां पर पहले पुलिस ऑफिसर का नाम आ जाएगा, ठीक है, कि जिसको अरेस्ट करना है, जिसको एग्जीक्यूट करना है वारंट। वेयर एज ये एक्यूज्ड का नाम एड्रेस आ गया, स्टैंड्स चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ दिस अंडर सेक्शन दिस ऑफ आईपीसी। क्लियर। स्टेट द ऑफेंस, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, उसको अरेस्ट करो, एंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मी,
मजिस्ट्रेट कह रहा है मेरे सामने पेश करो, हियरिंग फेल नॉट, योर ऑनर। क्लियर। डेटेड दिस, कब साइन किया, मंथ एंड ईयर, सील ऑफ द कोर्ट और सिग्नेचर्स। लेकिन अगर उसी वारंट को वेरिएबल वारंट बनाना है और तो नीचे एंडोर्समेंट लगाई जाएगी कि अगर बंदा बॉन्ड साइन कर दे तो उसको रिलीज कर दे। ठीक है। वेरिएबल वारंट नाम की कोई चीज सीआरपीसी में है, कहां से पता चलता है, 438 + 3। वेरिएबल वारंट इशू करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास है, कहां से पता चलता है, सेक्शन 71। क्लियर। ये देखो इसमें क्या लिखा है, वारंट में भी एंडोर्स्ड एज पॉलिसी। एंडोर्समेंट क्या है कि जिसको तुमने अरेस्ट किया अगर वो बेल बॉन्ड साइन कर देता है कि हाँ मैं अगली तारीख पे आऊंगा, तो उसको छोड़ देना, तो ये सिर्फ वेरिएबल वारंट। समझ में आया। इफ दिस सेड एक्यूज्ड का नाम आ गया, shall give bail himself in the sum of ₹5,000, 10,000, जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा, with one surety in the sum of ₹, पर्सनल बॉन्ड प्लस श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है। और 2 sureties each in the sum of ₹, ये भी होगा 2 sureties of 5,000 each, to attend before me on the 26th day of May 2021, जो भी डेट है, and to continue as to attend until, और उसके बाद भी हर तारीख पर आता रहेगा। ठीक है। Until otherwise directed by me he may be released। क्लियर। वही कब साइन किया, ठीक है, डेट, सील ऑफ द कोर्ट एंड सिग्नेचर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्लियर। इसे कहते हैं वेरिएबल वारंट अंडर सेक्शन 71। एंडोर्समेंट है तो वेरिएबल वारंट, एंडोर्समेंट नहीं है तो बस नॉट वेरिएबल। विदाउट एंडोर्समेंट इज और फिर जो बेल बॉन्ड साइन होता है, ठीक है, बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड आफ्टर अरेस्ट अंडर अ वारंट। ठीक है। आए, ये होगा एक्यूज्ड का नाम। इंफॉर्मेशन बीइंग ब्रॉट बिफोर द डीएम ऑफ डैश अंडर अ वारंट इश्यू टू कंपेल माय अपीयरेंस टू आंसर द चार्ज ऑफ दिस, डू hereby bind myself to attend in the court of this on the this date to answer to the said charge and to continue so to attend. And in case of making default, I bind myself to forfeit the amount the sum of rupees, इतने का बेल बॉन्ड साइन कर देता, 10,000 रुपए की सम, मैं आऊंगा उसका हर तरीका आता है। ये है पर्सनल बॉन्ड। ठीक है जी। और जो उसके साथ श्योरिटी आएगा, जो जमानत दे रहे हैं, ये है श्योरिटी बॉन्ड का कीमत। फॉर द अबव नेम्ड इतना बंदा, he will be attending and will continue to, shall continue to attend, otherwise I bind myself to forfeit the amount rupees of it। समझ में आ गया। अभी मैंने आपको 3-4 चीज दिखा दी, समन दिखा दिया, वारंट दिखा दिया, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, और साथ में दिखा दिया बॉन्ड और श्योरिटी, पर्सनल बॉन्ड, श्योरिटी। और कहां दिया हुआ है, सीआरपीसी शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 1 से लेके 3 तक। क्लियर। ये 3 फॉर्म में 4 चीजें समझ में आ गई आपको। क्या मैं चलूं आगे। अब याद रखना पेज नंबर 195 तक हमने यहाँ पे किया, अब हम जाएंगे पेज नंबर 4040। क्लियर। ये देखिए, ये आ गया आप लोगों के सामने सेक्शन 61। किसी को 61 के इंग्रेडिएंट्स की कैसा होता है समझ, कुछ पूछना तो नहीं। क्या मैं चलूं आगे, सीधा मोड्स पे आ जाऊं। अब हम करेंगे मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन, साथ साथ असाइनमेंट देखते रहना और साथ साथ जो मैं करा रहा हूं वो देखते रहना। ये लो चलो जी, आप लोगों के सामने आ रहा है डायग्राम। अब है मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स आप लोगों के सामने। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ये देखिए मोड्स ऑफ सर्विस। सबसे पहले सेक्शन 62 देखिए एक बार।
Summons can be served personally on that person by the PO or officer of the court or any public servant. ठीक है, कौन कौन दे सकता है ये देखिए, वेट मुझे साथ के साथ मेरे चला दीजिए। Summons हाउस सर्वेंट, सबसे पहले पुलिस ऑफिसर और एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट डिलीवर डुप्लीकेट कॉपी, साइन अ रिसिप्ट। ठीक है जी, डुप्लीकेट कॉपी रिसिप्ट हो जाएगी। अब ये देखो जी 62 शैल बी सर्व, यानी मैंडेटरी हो गया बाय पुलिस ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट। यहां तक क्लियर है। उसके आगे इफ प्रैक्टिकेबल पर्सनली सर्व होना चाहिए जिसके नाम पे ऑन द पर्सन सबमिट बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स, और ये डुप्लीकेट उसको दे दिया जाए। ठीक है जी, टेंडरिंग वर्ड क्यों यूज किया? अगर वो सम्मन लेने से इनकार करता है और ये रिपोर्ट दे दी जाए तो भी वो डीम्ड टू बी सर्व डिक्लेयर किया जा सकता है बाय मजिस्ट्रेट। क्लियर? और उसके खिलाफ वैसे कुछ नहीं चलेगी जैसे जो सर्व हो चुका है समन्स। अगेन एवरी पर्सन ऑन समन्स इज टू बी सर्व shall, if so required by serving officer, sign a receipt. उसको साइन करना होगा ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। मैंने कहा दो कॉपियां जाती है, दूसरी के पीछे वो साइन करता है रिसीप्ट। क्लियर? जनरली नाम, टाइम और डिसाइन लेके फोन नंबर लिखवा लेते हैं। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। अब देखो जी, अगर आपने कॉर्पोरेट सर्विस की बात कर रहे हैं सेक्शन 63 की, तो जो भी वहां का सेक्रेटरी हो या फिर लोकल मैनेजर हो या फिर हेड हो, प्रिंसिपल ऑफिसर हो, ठीक है, उसको आप सर्व करो। या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर दिया, वो भी वैलिड है, लेटर से वैलिड है, एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। किसी का चीफ ऑफिसर का नाम एमडी होता है, प्रिंसिपल होता है, चेयरपर्सन होता है या सीईओ, सब वैलिड है। क्लियर? ये रूल्स कहां दिए हैं? सेक्शन 63 में। इधर देख लो, सर्विस ऑन अ कॉर्पोरेशन वेरीफाइड बाय सर्विस ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर और बाय लेटर ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, चीफ ऑफिसर shall be deemed to have been effected. The letter would arrive in ordinary course. ठीक है जी। In this section कॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ पे सोसाइटीज भी आ जाएंगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? ये बेयर प्रोविजंस की रीडिंग वाला चैप्टर है, क्योंकि बहुत टेक्निकल चैप्टर नहीं है। ठीक है, आज कम टाइम है, उसमें बड़े आराम से चैप्टर हो जाना चाहिए। हालांकि बेरट करो तो टाइम ज्यादा लगता है, हम डायग्राम बेरट दोनों साथ साथ चला रहे हैं। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इस पर आ जाओ। अगला आता है एक्सटेंडेड सर्विस। अगर वो आदमी घर पे नहीं मिलता है, क्रिमिनल केस में अडल्ट बेल मेंबर को भी आप समन सर्व कर सकते हो। सीपीसी में बेल होना जरूरी नहीं है, बस अडल्ट फैमिली मेंबर को दे सकते हो। सर्वेंट इज नॉट अ फैमिली मेंबर, बड़ी इतनी सी बात है। ठीक है जी। इफ पर्सन नॉट फाउंड देन एन अडल्ट मेल मेंबर, मेल होना जरूरी है बट नॉट अ सर्वेंट। सिग्नेचर ले लो रिसिप्ट पर। ठीक है जी, और आगे चल पड़ते हैं। अगला आता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अगर 62, 63, 64 में बात नहीं बन रही है तो चस्पा जिसे कहते हैं, चिपका के रहते हैं। ठीक है, affix duplicate on the conspicuous part of house. What is conspicuous? Clear, जो साफ दिखाई दे। ठीक है, after inquiry, ठीक है, magistrate can declare that summons were duly served and order the fresh service. फोटो खींच लेते हैं और वो रिपोर्ट लग जाती है मजिस्ट्रेट में। वो फोटोज देखो, कहते हैं इंक्वायरी पूरी होगी, ठीक है, मैं डिक्लेयर करता हूँ समन सर्व हो गया। घर के दरवाजे पे चिपका के आ जाते हैं। ये है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन अंडर सेक्शन 65। क्लियर? अगला सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, डुप्लीकेट गिवन टू द हेड ऑफ ऑफिस।
अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बस आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे दो, उसकी टेंशन है वो कैसे ऑफिसर को देगा। वो जब हाजिरी रजिस्टर अपने पास मंगवा के रख लेगा, जब बंदा हाजिरी लगाने आएगा ये पकड़ो तुम्हारे समन्स। स्कूल का टीचर है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को आप समन्स लेके आ जाओ, अब वो अपने आप उस स्कूल के पीएम को, उस स्कूल के अकाउंटेंट को या उस स्कूल के टीचर को अपने आप देगा। ठीक है जी। फॉलो प्रोसीजर अंडर सेक्शन 62 एंड रिटर्न टू कोर्ट आफ्टर सिग्नेचर्स कि हाँ मैंने सर्व कर दिया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है 67 68 कंबाइंड सर्विस आउटसाइड लोकल लिमिट्स। तो बाहर वाली कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है उसको भेज देना वेयर पर्सन समन्ड रेजिड्स, जिसको समन करना है वो जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में है उसको भेज दो, वहां के मजिस्ट्रेट को। इफ सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट देन एफिडेविट, ठीक है, दैट समन हैज बीन सर्व्ड, डुप्लीकेट एडमिसिबल इन एविडेंस, और जो ये डुप्लीकेट आएगा वापस वो एडमिसिबल इन एविडेंस है। एक बार डेट से देख लेते हैं इसको। ये हम 67 कर रहे हैं। When a court desires that summons issued by it shall be served at any place outside local jurisdiction, ordinarily उसका डुप्लीकेट वो भेज देंगे किसको, उस कोर्ट में जिसकी जुरिडिक्शन में बंदा है वो क्या करेंगे। When a summons issued by a court is served outside local jurisdiction, and in any case where the officer has served a summons is not present at the hearing of the case, समझो। अब चंडीगढ़ की कोर्ट ने समन भेजे पटियाला कोर्ट को, पटियाला कोर्ट का आदमी प्यादा जो है वो देके आएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो खुद आगे रिपोर्ट देगा चंडीगढ़ कोर्ट में, बस वो भेज देगा एफिडेविट, हाँ समन सर्व हो गए, और दिस इज एडमिसिबल एविडेंस। क्लियर? ओके। An affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons has been served, बस वो इतना लिख के भेज देगा। And a duplicate of the summons भेज देगा, ये देखो साइन भी है, ठीक है, by the person to whom it was delivered। ठीक है जी। डिलीवर्ड और टेंडर्ड, टेंडर्ड यानी ऑफर किया गया, उसे लेने से इनकार किया, ठीक है, और विद whom it was left यानी फैमिली मेंबर, अडल्ट मेल मेंबर, it shall be admissible in evidence, उसका एफिडेविट एडमिसिबल एविडेंस है, and the statements made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved, और उसको सही माना जाएगा if not rebutted and proved। Clear? आगे, affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the, clear? सर adult male member वाली बात कहां है? ये देखो जी, सेक्शन पता है, ये देखो 64 यहाँ पर देखिए जी, male member, adult male member of his family residing with him, लेकिन सर्वेंट वाली बात बोली है, सर्वेंट इज नॉट अ फैमिली मेंबर, नौकर को नहीं देखा ऑल इंडिया बार में आया है। ओके जी, चले आगे। नेक्स्ट, सीपीसी में मेल वर्ड यूज नहीं हुआ, बस अडल्ट फैमिली मेंबर वर्ड यूज हुआ। चले आगे। और सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट भी हो सकता है। अब ये देखिए यहां पर सेक्शन 69 कर रहे हैं, सर्विस ऑन विटनेस बाय पोस्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट addressed to the witness. If witness refuses, endorsed by postal employee, court may declare summons duly served। कि आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, और अगर वो लेने से इनकार करता है और पोस्टल एम्प्लॉय लिख देता है कि उसे लेने से इनकार किया, तो भी कोर्ट से डिक्लेयर कर देते हैं presumed to be served। Is my point clear? अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है वारंट, सेक्शन 72-81। ठीक है, अब सेक्शन 70+1 इसे रिक्विजिट्स की बात करता है। सम्मन जो है हमेशा ही वारंट जो है हमेशा ही इन राइटिंग होगा, साइंड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा, सील ऑफ द कोर्ट होगी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड है, किस ऑफेंस में है, और दूसरा नेम एंड डेजिग्नेशन उस पुलिस ऑफिसर का जो अरेस्ट करने जा रहा है, जो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? ये बातें सारी कहां पर लिखी है, एक तो फॉर्म में है और दूसरा सेक्शन 7 से, इशूड बाय कोर्ट इन दिस कोर्ट, राइटिंग साइन डैश डैश डैश, अभी बता दिया। और
क्या वारंट कैंसिल भी हो सकता है? shall remain in force until cancelled by the court, और it is execute होने पर और कैंसिल होने पर खत्म होगा तब तक, यानी चाहे 4 महीने तक भी चल रहा है चलता रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। हाँ जी सर, हाई कोर्ट ने भी रूल्स निकाले कि अभी जो रीडर है वो भी समन्स दे सकते हैं। हाँ, तो अभी आएगा हाई कोर्ट रूल्स। वो सिर्फ सीपीसी के लिए या सीआरपीसी में भी आएगा और वारंट में भी आएगा? हाई कोर्ट जो है मेंशन कर सकती है सीपीसी में भी सीआरपीसी में भी समन्स पे साइन प्रेजेंटिंग ऑफिसर की बजाय रीडर के साइन भी वैलिड हो गया। इसे ऑफिसर ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट ने वर्ड यूज हुआ। अभी जो हम करके आए हैं उसमें क्या लिखा है? तो ठीक है, वारंट में वारंट पे थोड़ी है, जल्दी वारंट पर करते नहीं, वारंट पे नहीं करते रीडर बस, इसमें करते हैं समन्स पे। समन्स पर इंटरनल ऑर्डर निकाल देते हैं, जजेस भी करती है वर्कलोड को देखते हुए। ठीक है, इसीलिए हाँ ये देखो जी, यहाँ पे भी हाई कोर्ट रूल्स की का हवाला दिया था, ठप्पा मार के खुद ही साइन मार के भेजना पड़ेगा। यहाँ पे हाई कोर्ट रूल्स के बारे में बताया था ना अभी, हां जी, साइन बाय प्रेजेंटिंग ऑफिसर और एज डायरेक्टेड बाय मुंशी वाले भेजते है नाम उसी का, ये वारंट में नहीं है। ऊपर उसके पास में है ना, साइन तो वो करते हैं सर। चले जी आगे। जो वो ठप्पा मारना तो जज के साइन हो रहे हैं, समझ में आया, लेकिन क्या रीडर को भी ऑथराइज चल देता था। हाँ, तो ये सम्मानो वकीलों के मुंशी बना लाते थे, साइन करवा लेते थे, लेकिन आजकल तो सीआई से जनरेटेड आते हैं तो उसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, ओके जी। सारी इंटरनल वर्किंग का सर को इस चैप्टर को लेके सबसे ज्यादा पता होगा, ही इज वर्किंग दैट डिपार्टमेंट इन कोर्ट। ठीक है जी, ओके जी, चले आगे। शायद एक आध इंफॉर्मेशन मुझे भी इनसे मिल जाए। नहीं ठीक है, क्योंकि देखो जी करंट वर्किंग में नया ये ऑर्डर आया जी भी, ठीक है, यू आर ऑपरेटिंग, ओके, हमें तो पता चलेगा जब वो किसी बुक में या अखबार में आएगा या फिर किसी जजमेंट में आएगा। ठीक है जी, देन 70 क्लॉज 2, वारंट रिमेन इन फोर्स टिल कैंसिलेशन और एग्जीक्यूट करवा दिया आपको। ठीक है, फिर अब सेक्शन 71 में पहले ही बता चुका हूं, बेलेबल वारंट की पावर देता है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, जनरली पहले बेलेबल वारंट इशू होते हैं छोटे ऑफेंस पे खास करके। ठीक है, और फिर भी पता नहीं आता तो नॉन बेलेबल वारंट निकलते, खास करके विटनेसेस के केस में हमेशा पहले बेलेबल वारंट ही निकलता है। ठीक है जी, और वो है क्या? बेलेबल वारंट कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, ठीक है, डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट, या नीचे एक लाइन लगा देना, टू रिलीज, डी नहीं आएगा यहाँ, to release such person after arrest as soon as a bond is executed with sureties and security as the court directs। ये मैं करवा चुका हूं, समझ में भी आ गया, आपको दिखा भी दिया कैसा होता है। और वैसे बेलेबल वारंट ये वर्ड यूज नहीं हुआ 71 में, वर्ड कहां यूज है? 438 क्लॉज 3 में। नेक्स्ट 438 क्लॉज 3 पर पावर टू इशू बेलेबल वारंट सेक्शन 71 में है। और आगे चलते हैं, वारंट टू हुम डायरेक्टेड, किसके नाम के वारंट निकलते हैं? वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स इफ नेसेसरी टू एनी पर्सन मे बी एग्जीक्यूटेड बाय वन और ऑल। समझ में आया? किसी को भी अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे सकता है मैजिस्ट्रेट, यानी सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, somebody other than police officer can also be ordered to make the arrest। और बताता हूं इसके बारे में, डॉक्यूमेंट आ गए हैं। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट आ गए हैं। ओके, अब देखता हूं, ये देखो जी, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन तो हो गया, फिर वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड, ये देखो सेक्शन 72, a warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers। क्या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जा सकता है? हाँ, बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और पर्सन सच पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। अब हमारे एक स्टूडेंट हुआ करते थे, ही गॉट सेलेक्टेड एज जेएमआईसी इन गुड़गांव। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी के साथ, फाइनेंस कंपनी के साथ डील कर ली, ठीक है, और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को दत्थे के दत्थे अरेस्ट वारंट के देने शुरू कर दिए 138 में।
समझ में आया? और बाद में समझ में आई ये बात, उन्होंने यूज किया था सेक्शन 72 सीआरपीसी कि कोई और पुलिस अफसर था नहीं, रिटायर्ड पुलिस अफसर को मैंने कहा चलो तुम अरेस्ट करके लेके आओ। यस, a person who is not a police officer can be ordered by a magistrate to make arrest, ताकि जैसे you are under arrest जैसे वो बोलेगा, समझ में आया? और जिसकी नेम फेम भी पुलिस ऑफिसर वाली है, ठीक है, आदमी आगे से ढीला हो जाएगा और फटाफट फाइनेंस कंपनी को आएगा, फिर किस्त बना दो, ये है वो है। समझ? अब हुआ ये कि ये बात पता कैसे चली कि रियलिटी में वो अरेस्ट वारंट्स प्रिंट हो रहे थे फाइनेंस कंपनी में, एनबीएफसी में, कोर्ट में प्रिंटिंग ही नहीं हो रही थी। वो या तो रात को एक बंदा आता था और जज साहब से सारे ठप्पे और साइन करवा के ले आता था, या फिर शायद वो भी जाली साइन चल रहे थे। समझ में आया? और ये पता कैसे चला, जो समन्स थे वो A4 शीट पर प्रिंट हो रहे थे, जबकि जो सेशन जज थे मिस्टर बिष्ट उस टाइम पे थे वहां, कहते हमने पिछले इतने टाइम में कभी A4 के कागज का ऑर्डर नहीं दिया। तो आप बताओ कोर्ट के अंदर A4 का कागज कोर्ट की प्रिंटिंग में आया कहां से? इसका मतलब ये प्रिंटिंग का हो रही है वहां। इस ग्राउंड पे ही वाज डिसमिस्ड, दैट इज व्हाट डिसमिस्ड, ठीक है। और 2008 बैच की बात है, यू आर द स्टूडेंट ओनली, ठीक है। तो लेकिन अब खैर नए ऑर्डर्स ये है कि अब A4 यूज होना अलाउ हो गया। आपको पता है इस बात का? और डबल साइड प्रिंटिंग होनी चाहिए। क्यों सिंगल साइड प्रिंटिंग? लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल यू कैन डू इट। यू हैव अ परमिशन, आप चाहो तो डबल साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी, ठीक है, लोअर कोर्ट्स में भी A4 पे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये भी अलाउ हो गया है। समझ में आया? लेकिन जनरली अभी भी कर सभी सिंगल साइड प्रिंटिंग रही है, क्योंकि जजेस के लिए पढ़ना आसान हो जाए बस। समझ में आया? लेकिन फिर भी एज पर रूल्स अभी भी नए रूल्स आए हैं कि डबल साइड प्रिंटिंग और A4 पेपर परमिटेड। आगे चल के लीगल साइज प्रिंटिंग बंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि स्कैनिंग की दिक्कत आ रही है। स्कैनर्स जो है वो ज्यादातर क्या है, वो A4 को स्कैन कर रहे हैं, और अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है। इस कारण से आने वाले टाइम में देखना लीगल साइज की प्रिंटिंग वाला काम कोर्ट्स में बंद होने वाला है, ठीक है जी। ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, वाइट इज राउंड करे तो ग्रीन यूज होता है ना पेपर लीगल। हां, वाइट भी चलता है, वाइट तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है जी। देन वाइट तो काफी लंबे टाइम से चल रहा है। warrant may be directed to any person. When a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by any one of them. अगर एक से ज्यादा ऑफिसर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है तो उनमें से कोई एक भी और सभी मिलकर भी अरेस्ट कर सकते हैं। warrant may be directed to any person, CGM or first class magistrate may direct a warrant to any person within local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest. CGM या JMIC 72 में भी आता है, 73 में भी आई, किसी को भी बोल सकता है अरेस्ट करने को, ठीक है जी। Such person shall, मैंडेटरी रूल है, बताना पड़ेगा कि मेरे पास पावर है तुम्हें अरेस्ट करने की। Acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. जिस होटल में आके वो रुकता है उस होटल के मालिक को ऑर्डर दीजिए, जैसे वो आए यू हैव टू अरेस्ट, ठीक है। तो जैसे वो उस होटल में ठहरने के लिए आएगा वो अपराधी, वो उसको अरेस्ट कर सकता है होटल मालिक, ठीक है जी। देन when the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over. तो अगर आम आदमी अरेस्ट किया तो उसको मेकओवर किसको कर देगा? वो पुलिस, ठीक है। वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर who shall cause him to be taken before the magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken the second. अगर अवेलेबल वारंट है तो उसका बॉन्ड साइन करा के विद और विदाउट शॉर्टेज छोड़ देगा, नहीं तो उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश करेगा। समझ में आ गया? ये था सेक्शन 70। इधर से देख लो, ठीक है, हो गया एग्जांपल, ओके। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब
क्या एक पुलिस ऑफिसर जिसको ऑर्डर दिया गया वो अपने सबऑर्डिनेट को भी बोल सकता है कि तुम अरेस्ट करो? आंसर इज यस, ठीक है। लेकिन टू whom it is directed or endorsed। फिर वो वाला मजिस्ट्रेट जब जाएगा वो बताएगा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कि ऑर्डर उसको था और उसने मुझे ऑथराइज किया है। Executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person who arrested and is so required shall show him the warrant। दिखाएगा in writing। Clear? Then person arrested to be brought before the court without delay। वो तो है, ये अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर जज के मजिस्ट्रेट आगे पेश करना होगा। चाहे पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट ऑफ अरेस्ट shall without delay bring that person before the court before which he is required by law to produce this person। ठीक है। और इसमें such delay shall not in any case exceed 24 hours। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में लिखा है 24 के अंदर पेश करना है, लेकिन इसके अंदर टाइम ऑफ जर्नी एक्सक्लूडेड है। क्लियर? और आगे चलते हैं। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, भागता भागता आदमी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चला जाए, उसका पीछा कहीं पर भी विद इन इंडिया किया जा सकता है। देन वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, अपने एरिया से बाहर जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया, चंडीगढ़ कोर्ट ने ऑर्डर दिया, चंडीगढ़ पुलिस को ऑर्डर दिया, चंडीगढ़ में अरेस्ट कर सकते हैं, क्या बाहर भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो तो आ गया। लेकिन फिर वहां की लोकल पुलिस के पास पहले जाना होगा, वहां का जो एसएचओ है। लेकिन अगर एसएचओ के पास जाने के चक्कर में अगर पता लगता है कि फिर तो भाग जाएगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर सूचना उस तक कहने से डिकोट हो जाती है। यानी एसएचओ के पास पहले जाना वैसे जरूरी है, पर जाने से अगर अरेस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा तो सीधा बिना एसएचओ को बताए भी अरेस्ट किया जा सकता है। पर उसके बाद सब्सटेंस ऑफ अरेस्ट एसएचओ को बता दो कि आपके एरिया में घुस के हमने अरेस्ट किया है और लीगली किया, हमारे पास वारंट है, ये देख लो। समझ में आया? जनरल रूल ये है, पहले एसएचओ के पास जाओ फिर अरेस्ट करो। एक्सेप्शन क्या है कि आप पहले अरेस्ट करके फिर बता दो एसएचओ। समझ में आया? ये कहां लिखा है? 78 में ये सब कुछ आएगा, समझो। When a warrant is to be excised outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any EM or DSP or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction is to be executed। चंडीगढ़ कोर्ट चंडीगढ़ पुलिस को बोलने की वजह से सीधा पटियाला पुलिस को बोल देगी, क्योंकि बंदा पटियाला में रह रहा है, ठीक है, कि उसको अरेस्ट करो। किसको बोलेगी? या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को, या फिर वहां के फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और अदरवाइज टू ईएम, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, उस एरिया का जिस एरिया में अब वो रह रहा है। एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी और कमिश्नर शैल एंडोर्स हिज नेम देयरऑन and if proper cause it to be executed in the manner hereinafter before provided, और वो उसको अरेस्ट करेंगे। आगे the court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of information against the person to be arrested together with such documents if any as be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide। वाह। और दूसरा, अब अगर मान लो बिहार में है वो आदमी, तो क्या बिहारी कोर्ट को बोल सकते हैं? हाँ। अब बिहार से चंडीगढ़ लाने में टाइम लगेगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में भेजेगी, ठीक है, जिसके आधार पर फिर जब बिहार के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो वो फैसला लेगा कि बेल देनी है या रिमांड देनी है। समझ में आया? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब अरेस्ट हुए 167 में 167 में फैसला लेना होता है रिमांड देनी है नहीं देनी। समझ में आया? इसलिए ना सिर्फ वारंट के साथ सब्सटेंस भी भेजना पड़ेगा, क्या ऑफेंस है, कितना कुख्यात अपराधी है एंड ऑल। क्लियर? ताकि बेल को लेकर या वारंट रिमांड लेकर फैसला लिया जा सके। फिर वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब वो बात आ रही पहले बोली थी, चंडीगढ़ पुलिस अरेस्ट करने गई है बाहर। When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond jurisdiction of the court, issuing the same। चंडीगढ़ की कोर्ट ने वारंट इशू किया, चंडीगढ़ पुलिस को किया, पर इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट कहां होना है? पटियाला में। तो he shall ordinarily take it for endorsement either to EM
वहां के एसडीएम के पास जाएगा एग्जीक्यूटिव, या पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो एसएचओ लेवल विद इन द लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द वारंट इज इशूड। जिस एरिया में अरेस्ट करना है वहां का एसएचओ या एसडीएम के पास पहले जाएगा। लेकिन सच मजिस्ट्रेट और सच पुलिस ऑफिसर shall endorse it, SHO साइन करेगा उस पर, ठीक है, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer, इससे अथॉरिटी मिलगी चंडीगढ़ पुलिस के ऑफिसर को अरेस्ट करने की, to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall if so required assist, अगर जरूरत है तो वो भी अपना बंदा साथ में भेजेंगे, असिस्ट करेंगे उसको अरेस्ट करने में। अब इमरजेंसी में बिना उन्हें बताए भी अरेस्ट किया जा सकता है, वो यहाँ आ गया, सुनो ध्यान से। Where there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement, उनके साइन लेने के चक्कर में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, of the magistrate EM और SHO, ठीक है, within whose local jurisdiction the warrant is to be executed, जहां अरेस्ट करना है उस एरिया का SHO या EM के साइन लेने में टाइम ज़्यादा लगेगा और डिले हो जाएगा, तो will prevent such execution, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगी, यानी अरेस्ट ही होगा आगे। The police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place, तो बिना SHO साइन कराए, बिना EM के साइन किए अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, beyond the local jurisdiction of the court which issued। समझ में आया? क्लियर है? और आगे चलते हैं। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom warrant issued। अब जब अरेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? पहला, when a warrant of arrest is executed outside the district, चंडीगढ़ पुलिस ने पटियाला में, तो वहां के अफसरों का पेश करेंगे उसे, ठीक है, मैंने बताया था, बाद में बताएंगे हम, यही बताया था, ठीक है। The person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest, जहां अरेस्ट किया गया, जैसे कि मोहाली में अरेस्ट किया, चंडीगढ़ मोहाली साथ में 30 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, तो वहां से अरेस्ट करके सीधा चंडीगढ़ पेश करेंगे। लेकिन अगर अरेस्ट पटियाला में कर रहे हैं, वो किलोमीटर ज्यादा बन गए, समझ में आ गया, तो वहां पे पेश करेंगे, 30 किलोमीटर का रेडियस देखना, समझ में आया। The place of arrest or is nearer than the EM or DSP or the police commissioner or commissioner of police with the local jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken, be taken before magistrate, DSP or the commissioner of that place जहां अरेस्ट किया। समझ गए जी? पंचकुला अरेस्ट किया, पंचकुला जो है चंडीगढ़ को नजदीक है, ठीक है, तो वो पंचकुला के चंडीगढ़ की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया था, अरेस्ट किया है पंचकुला में, तो कहां पेश करेंगे? चंडीगढ़ कोर्ट में, क्यों? 30 से कम है। लेकिन अंबाला में किया, अंबाला पड़ जाता है ज्यादा, 60 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है, ठीक है, तो कहां पेश करेंगे? अंबाला। समझ में आ गया? ये फंडा क्लियर है? और आगे थोड़ा, ये वहां का डीएसपी और कमिश्नर be taken before such magistrate EM, ये EM की बात हो रही है जिसे परमिशन लेने की जरूरत थी, ठीक है, और डीएसपी और कमिश्नर। क्लियर है? ठीक है जी, भाई ये चैप्टर प्रैक्टिकल है, पता होना चाहिए, ये नॉलेज बढ़ती है। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom such person arrested is brought। अब जब मजिस्ट्रेट आगे पेश किया जाएगा तो क्या होगा? सच पर्सन यानी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब बात हो रही है पटियाला, पटियाला का अफसर क्या करे, पटियाला का ईएम क्या करेगा? समझ में आया? द ईएम, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पटियाला, चंडीगढ़ कोर्ट ने ऑर्डर किया, चंडीगढ़ पुलिस को ऑर्डर किया था, उन्होंने अरेस्ट किया पटियाला जाके, समझ में आया? तो पटियाला की ईएम के आगे पेश किया तो शैल क्या करना पड़ेगा? इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी the person intended by the court, लगता है हाँ जिसको कोर्ट ने अरेस्ट करने को कहा वही बंदा अरेस्ट हुआ है, तो which issued the warrant direct his removal in custody to such court, कि हम ऑथराइज कर रहे हैं इसको, आप हमारी कस्टडी से, हमारी जुरिस्डिक्शन से ले जाओ चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन में, वी ऑथराइज कस्टडी, इसे कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। कौन सी रिमांड दिया? ट्रांजिट रिमांड दे दी, लेके जाने का ऑर्डर दे दिया, समझ में आया? If the offense is bailable, लेकिन वो छोटा ऑफेंस है, bailable offense है, and such person is ready willing to give bail, तो bail को रिलीज कर देंगे, ठीक है, to the satisfaction of such magistrate, DSP और commissioner, or a direction has been endorsed under section 71, या फिर अगर bailable warrant था तब भी,
एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द सिक्योरिटी जो मांगी गई थी, ठीक है। शैल टेक सच बेल, क्योंकि छोटा ऑफेंस है, या तो वेलेबल वारंट है या ऑफेंस वेलेबल है, तो शैल गिव द बेल, रिलीज सिक्योरिटी फॉरवर्ड द बॉन्ड, और फिर जो बेल बॉन्ड उसे साइन किया वो चंडीगढ़ कोर्ट में भेज देंगे। समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। इफ द ऑफेंस इज अ नॉन वेलेबल, यानी बड़ा ऑफेंस है, ठीक है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द सीजीएम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 437। 437 क्या है? बेल इन नॉन वेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, और द सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड, or the district in which the arrest is made on consideration of the information and the document referred to in section 2 of section 78 to release such person on bail, कि उसको फिर वहां के सीजे पे पेश कर दिया तो वो बेल भी दे सकता है या फिर ट्रांजिट रिमांड भी दे सकता है। Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security। अगर 71 पुलिस ऑफिसर को कहा क्या रखा है, जो अरेस्ट करेगा वही से ट्रांसफर छोड़ देगा, ठीक है। वेलेबल ऑफेंस की बात हो रही है। ये आपके दो मेजर प्रोसेस खत्म हो गए, समन एंड वारंट्स, क्लियर। कल हम खत्म कर देंगे प्रोक्लेमेशन, फिर किसी को पीओ डिक्लेयर करना, भगोड़ा घोषित करना। 82 क्लॉज 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 82 क्लॉज 4 में भगोड़ा घोषित किया जाता है, बड़े ऑफेंसेस किए जाते हैं, सामने है 302, 304, 364, 367, 382। सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस में भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, और जब किसी को भगोड़ा यानी पीओ डिक्लेयर कर देते हैं, फिर आम आदमी भी अरेस्ट कर सकता है उस इंसान को, क्लियर, ओके। तो हम प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, डिस्पोजल ये हम अपने अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। हर रोज 5:30 बजे आपका सेशन हुआ करा, या मेरा या नजरी मैम का, सीआरपीसी मैं ही कराता रहूंगा। रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट कल आप लोगों के पास होना चाहिए। With this, I end this session. Any questions?